हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम शुरू करने वाले हैं सीए इंटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के वर्किंग कैपिटल चैप्टर के एक यूनिट नंबर 4 को, जिसका नाम है रिसीवेबल मैनेजमेंट। राइट। रिसीवेबल मैनेजमेंट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट चैप्टर ऑफ सीए इंटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बहुत ही सिंपल लेवल के सवाल आएंगे, बहुत ही सिंपल लेवल की काउंटिंग्स आएगी। आपको ये चैप्टर करने का एक्चुअली बहुत मजा आ जाएगा। कोई बहुत बड़ा चैप्टर भी ये नहीं है। राइट। चलिए शुरुआत करते हैं रिसीवेबल मैनेजमेंट चैप्टर की एक बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ। देखिए, रिसीवेबल मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले हमें यह देखना है कि रिसीवेबल मैनेजमेंट होता क्या है। वॉट इज रिसीवेबल मैनेजमेंट। अब देखिए, वैसे तो सिंपल भाषा में आप सबको मालूम है कि रिसीवेबल्स मतलब हमारे डेटर्स होते हैं। डेटर्स को मैनेज करना इज सिंपली नोवन एज रिसीवेबल मैनेजमेंट। बट थोड़ा सा और इसको सही तरीके से अगर समझने की ट्राई करें, सो वी कैन से इट लाइक दिस। Receivable management is about designing and implementing policy by which a firm can manage its debtors resulted from the credit sales. सी, क्रेडिट सेल्स करना कई बार बहुत आसान होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति को बहुत ही अच्छा लगता है बिना पैसे दिए गुड्स लेने का। सो क्रेडिट में सेल्स करना तो काफी आसान होता है। इफ यू प्रोवाइड क्रेडिट पॉलिसी, गुड क्रेडिट पॉलिसी, देन पीपल आर रेडी टू बाई योर गुड्स। बट देन द रियल एग्जाम स्टार्ट्स। आफ्टर selling the goods on credit, it becomes a challenge sometime to get your money back। और वो चैलेंज को कैसे पूरा करना है। अपना जो पैसा क्रेडिट सेल्स में फंस चुका है, जो सेल्स के नाम पे सेल्स तो आपने कर दिया, लेकिन अब पैसा कैसे वापस लेके आना है, उसकी पॉलिसी को डिजाइन करना और उसे इंप्लीमेंट भी करना, ये दोनों ही चीजें हमें रिसीवेबल मैनेजमेंट के अंदर सीखनी है। एक सेकेंड पॉइंट देखते हैं। when a large amount are tied up in a receivable। अब जब बहुत सारा गुड्स बेचते हो क्रेडिट पे, तो एक बड़ा सा अमाउंट, एक लार्ज अमाउंट जो है वो टाइड अप हो जाता है रिसीवेबल के अंदर। देर आर चांसेस ऑफ बैड डेट। इट शुड नॉट बी अ चेंजेस, बट देर आर चांसेस ऑफ द बैड डेट एंड देर विल बी अ कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ द डेट। देखिए, सेल्स तो आपने कर दिया, अब पैसा अगर वापस नहीं आया तो उसे बैड डेट कहाँ जाएगा। तो बैड डेट का एक खतरा हमेशा क्रेडिट सेल्स में रहता है, और कलेक्शन का एक्सपेंस भी तो रहता है। कोई भी आपका जो कस्टमर है, बहुत ही कम कस्टमर ऐसे होते हैं जो सामने से टाइम पे पैसे देने आते हैं। अदरवाइज आपको एक अलग से डिपार्टमेंट बनाना पड़ता है, आपको अलग से एम्प्लॉयज रखने पड़ते हैं। वो एम्प्लॉयज जाके कलेक्शन का काम करते हैं। राइट। एक बुक कीपर रखना होता है जो रिसीवेबल के बारे में पूरा का पूरा बुक कीपिंग करके रखता है। सो ये सब चीजें भी बहुत जरूरी है, और इसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। तो दो खतरे हो सकते हैं अगर आप रिसीवेबल को सही तरीके से मैनेज ना करो। एक खतरा है कॉस्ट ऑफ कलेक्शन बढ़ेगा उसका, एंड दूसरा खतरा है कि आपको बैड डेट भी हो सकता है। सो रिसीवेबल मैनेजमेंट इसमें भी आपकी हेल्प करने वाला है, इसकी भी पॉलिसी इसमें बनती है। इफ द इन्वेस्टमेंट इन द डेटर इज लो। अच्छा, आपको अब अगर ऐसा लगे कि सर अगर डेटर बनाने में इतनी ही प्रॉब्लम्स है, इतना ही रिसीवेबल का सब करना पड़ता है, तो क्यों ना हम सिर्फ कैश में ही गुड्स बेचे, हम डेटर्स को बनने ही ना दे। राइट। हम क्रेडिट पे गुड्स बेचने की पॉलिसी ही बंद कर दे। क्या ऐसा कर सकते हैं? द आंसर इज नो। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने डेटर का इन्वेस्टमेंट लो रखते हो, मतलब कि क्रेडिट सेल्स कम करते हो, तो वो आपके सेल्स को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है। क्योंकि हो सकता है कि जो आपके कॉम्पिटिटर हो वो कुछ ज्यादा ही लिबरल टर्म्स या क्रेडिट पीरियड कस्टमर को देते हो। Now every customer likes to have some sort of credit period। कैश में खरीदने के पैसे ना हो ऐसे कस्टमर भी तो गुड्स खरीदने में इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो अगर आप क्रेडिट पीरियड दोगे ही नहीं, अगर आप अपनी ऐसी पॉलिसी रखने की बात करोगे कि भाई हमारे यहां से क्रेडिट में गुड्स मिलेगा ही नहीं, तो कॉम्पिटिटर उसका फायदा उठा सकता है। बट इसका ये भी मतलब नहीं कि आप बस क्रेडिट पे ही गुड्स देना शुरू कर दो। जो भी व्यक्ति आए उसे बोलो कि आओ मेरे यहां से जितना गुड्स चाहिए वो आप क्रेडिट पे लेके जा सकते हो। ऐसा करने से भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। वो प्रॉब्लम हो सकती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, आई वांट ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड।
जब तक हमारा पैसा डेटर्स के अंदर फंसा रहता है, यानी कि जब तक हमारा पैसा डेटर्स के पास से वापिस नहीं आता है, तब तक उसकी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट कॉस्ट हमें बेयर करनी पड़ती है। हमें जो गुड्स हमने बेचा है उसका कॉस्ट का पैसा जो लगा है, वो कॉस्ट का पैसा जो है उस पे हमें इंटरेस्ट कॉस्ट लगती है। हो सकता है कि हमने बैंक में से बोरो करके ही स्टॉक रखा हो, बैंक में से बोरो करके ही मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को रन किया हो, तब तो बैंक का इंटरेस्ट का मीटर चलता ही रहेगा, और बैंक का इंटरेस्ट का मीटर चलता रहेगा तो वो कॉस्ट ओवरऑल किसको लगेगी? वो कॉस्ट ओवरऑल किसको लगेगी? वो लगेगी हमें। तो उसी इंटरेस्ट को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बहुत ज्यादा अगर पैसा आपने डेटर में फंसाया तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नुकसान है। अगर डेटर को क्रेडिट देने से ही मना कर दिया तो सेल्स का ही नुकसान हो जाएगा। हमें इस चैप्टर के अंदर ऐसी पॉलिसी बनाना सीखना है जिसमें इन दोनों प्रॉब्लम के बीच में एक बैलेंस रहे, इन दोनों प्रॉब्लम के बीच में एक बैलेंस रहे, ना हमें सेल्स को गंवाना पड़े, ना हमें सामने ज्यादा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नुकसान करना पड़े। इन दोनों चीजों को मैच करना है हमें इस चैप्टर के अंदर। सो आई एम श्योर आप रिसीवेबल मैनेजमेंट क्या है उसका एक बेसिक थियरी और बेसिक आइडिया समझे होंगे। बच्चों ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, तो ज्यादा सोचने की या ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही जनरल लेवल का ये चैप्टर है। आगे हम देखते हैं what are the different aspects of management of debtors। अगर हमें डेटर्स का मैनेजमेंट करना है तो हमें कौन कौन से डिफरेंट एस्पेक्ट का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला एस्पेक्ट है क्रेडिट पॉलिसी। हमें क्रेडिट पॉलिसी को ऐसे डिजाइन करना है, थिंक इट वेरी क्लियरली, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। हमें क्रेडिट पॉलिसी को ऐसे डिजाइन करना है जिससे ट्रेड ऑफ बिटवीन प्रॉफिट ऑफ एडिशनल सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ कैरिंग द डेटर्स आए। इसका मतलब ध्यान से समझिए बच्चों, अगर आप इसका मीनिंग समझ गए ना तो मोर और लेस सभी के सभी क्वेश्चंस इस चैप्टर के आपके सॉल्व हो जाएंगे। ये एक ही सेंटेंस इतना इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो इस चैप्टर के ज्यादातर क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। देखिए ये क्या कहता है, प्रॉफिट एंड एडिशनल सेल्स के बीच में हमें एक ट्रेड ऑफ लेके आना है। ये क्या कहना चाहता हूं मैं आपको समझाता हूं, ये क्या कहना चाहता हूं। मान लो कि आप क्रेडिट पीरियड बढ़ाते हो तो उससे आपका सेल्स बढ़ेगा। क्रेडिट पीरियड को अगर आप इंक्रीज करोगे, क्रेडिट पीरियड को इंक्रीज करोगे तो सेल्स आपका बढ़ेगा। सेल्स बढ़ेगा तो आपका कलेक्शन का एक्सपेंस वगैरह भी तो बढ़ेगा। अब सेल्स बढ़ेगा उससे आपको प्रॉफिट होगा, राइट, कुछ मिलेगा, लेकिन एक्सपेंस बढ़ेगा उससे आपको लॉस होगा, राइट। ये दोनों ही ट्रेड ऑफ होना चाहिए। ट्रेड ऑफ होना चाहिए मतलब जनरली हम ये मांगते हैं कि प्रॉफिट ज्यादा बढ़े और लॉस आपका कम बढ़े, तो इन दोनों का जो नेट ऑफ होगा वो प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। और ट्रेड ऑफ का मीनिंग क्या है, एटलीस्ट ये दोनों इक्वल तो होना ही चाहिए। ट्रेड ऑफ का मतलब है एटलीस्ट ये दोनों इक्वल तो होना ही चाहिए, वरना क्या होगा कि सेल्स बढ़ाओ उससे जो प्रॉफिट होने वाला है वो बच्चों मानो लेस प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसी सेल से कलेक्शन एक्सपेंस या बेड डेट का जो एक्सपेंस है वो हमारा और ज्यादा हाई हो गया, तो इन दोनों का जो नेट करूंगा वो तो लॉस आ जाएगा ना बच्चों। यानी कि ट्रेड ऑफ, एक्स्ट्रा सेल्स से होने वाला जो प्रॉफिट है वो एक्स्ट्रा सेल्स से होने वाली कॉस्ट के साथ मैच होना चाहिए, तभी आप वो क्रेडिट पॉलिसी बना सकते हैं। तो ध्यान रखिए, ट्रेड ऑफ बिटवीन द प्रॉफिट ऑफ द एडिशनल सेल्स एंड द कॉस्ट ऑफ कैरिंग द डेटर्स होना चाहिए। अब कॉस्ट ऑफ कैरिंग द डेटर्स के अंदर जनरली एक तो हमारा फिगर आएगा वो बेड डेट का फिगर आएगा, एंड दूसरा जो फिगर आएगा वो कलेक्शन एक्सपेंस का फिगर आएगा। पैसे निकालने के लिए जो हमें एक्सपेंस करने पड़ते हैं उसे हम कलेक्शन एक्सपेंस कहेंगे। क्रेडिट पॉलिसी में जनरली कौन कौन से चीज के डिसीजन लिए जाते हैं। एक तो आपको डिसीजन लेना है डे ऑफ क्रेडिट का, कितने दिन का क्रेडिट देना है। अगर आप कोई डिस्काउंट देना चाहते हो, जल्दी कैश पेमेंट करने के लिए हम देते हैं कैश डिस्काउंट, तो वो कैश डिस्काउंट का कितना रेट होना चाहिए वो आपको डिसाइड करना है। नेट क्रेडिट पीरियड कितना देना है, उसका एक एग्जाम्पल नीचे लिखा है 2/10 नेट 30। ये मोस्ट टाइम पे इसका मीनिंग समझना, 2/10 नेट 30 का मीनिंग होता है if you pay your dues within 2 days, if you pay your dues within 10 days, you will get 2% cash discount. What is the meaning of this?
If you pay or your dues within 10 days, you will get a discount of 2%. But if you do not pay your dues within 10 days, then you have to pay within 30 days and no discount would be awarded. सिंपल हिंदी में अगर कहूं, 10 दिन के अंदर अगर आपने पैसा चुका दिया तो आपको 2% कैश डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अगर आप 10 दिन के अंदर पैसा नहीं चुका रहे हो, आपको कैश डिस्काउंट को अवेल नहीं करना है, तो 30 डेज तक आपको पेमेंट करने का टाइम मिलेगा, बट 30 डेज के बाद और कोई टाइम दिया नहीं जाएगा, राइट। हो सकता है काफ़ी सिनेरियो में उस 30 डेज के बाद क्या है कि लेट पेमेंट का इंटरेस्ट भी लगना शुरू हो जाता है। कुछ केस में ऐसा भी होता है कि लेट पेमेंट का इंटरेस्ट भी लगना शुरू हो जाता है। तो ये क्रेडिट पॉलिसी में इतनी चीज़ें आपको डिज़ाइन करनी है। दूसरा है क्रेडिट एनालिसिस। भाई क्रेडिट हर एक व्यक्ति को नहीं दिया जाता। बैंक भी जब लोन देती है ना, तो क्रेडिट स्कोर चेक करती है। जो सिक्योरिटी आप लोन के सामने मोर्टगेज करते हो, वो सिक्योरिटी की फिजिबिलिटी, सिक्योरिटी का फिजिकल लोकेशन, सिक्योरिटी फोटोग्राफ्स, राइट, अदर एनकम्ब्रेंस ऑन दैट प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें बैंक चेक करती है। इसी को तो कहते हैं क्रेडिट इवैल्यूएशन, क्रेडिट एनालिसिस। आपको किसी भी व्यक्ति को गुड्स अगर क्रेडिट पे देना है तो दो, लेकिन हर एक पार्टी का एक अलग रिस्क होता है। उस रिस्क को आपको पहले इवैल्यूएट करना पड़ेगा। इफ इन अ मार्केट द नेम ऑफ द पार्टी इज नॉट दैट गुड, देयर इज रिस्कीनेस, मोर रिस्कीनेस इन सेलिंग द गुड्स टू दैट रिस्की पार्टी, तो शायद आप गुड्स मत बेचो। ड्यू डिलीजेंस, आपको चेक रखना पड़ेगा बार बार कि इस व्यक्ति का पेपर वर्क कैसा है, इसका पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, क्या ये गवर्नमेंट ड्यूज को टाइम पे चुकाता है, क्या दूसरे किसी सेलर के पास इसने गुड्स खरीदा है, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब ड्यू डिलीजेंस आपको करना पड़ेगा और रेप्यूटेशन चेक भी करना पड़ेगा मार्केट में। ये तीन चीजें अगर आप टाइम टू टाइम करते हैं, और आई शुड से इवन बिफोर एग्जीक्यूटिंग एनी मेजर क्रेडिट सेल, अगर आप ये सब चीजें करते हैं तो ही मुझे लगता है कि आप क्रेडिट सेल्स उस पार्टी को कर सकते हो। तो ये सब जनरल चीजें कैरी आउट की जाती है जब क्रेडिट एनालिसिस किया जाता है। एंड द थर्ड पॉइंट इज कंट्रोल ऑफ रिसीवेबल। देखिए, जब भी आप कोई सेल करते हो क्रेडिट पे, तो वो सेल करना बहुत आसान है। आपका गुड्स फटाफट बिक जाता है, राइट, क्योंकि आप इसको क्रेडिट पे बेच रहे हो, तो नेचुरली गुड्स तो आपको फटाफट बिक ही जाना है। लेकिन उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि उसको कंट्रोल करने के लिए पहले तो बुक कीपिंग करना पड़ेगा। तो एक अकाउंटेंट यानी कि बुक कीपर को आपको हायर करना पड़ेगा। इफ़ यू आर हैविंग अ बिग लिस्ट ऑफ रिसीवेबल, तो शायद एक आपको सेपरेट बुक कीपर या सेपरेट अकाउंटेंट, समटाइम्स द सेपरेट स्टाफ आपको हायर करना पड़ेगा जो बुक कीपिंग का काम करता हो। फिर कुछ स्टाफ होगा जो कलेक्शन करने के लिए जाएगा, तो उसके लिए कलेक्शन कॉस्ट के लिए अलग से स्टाफ रखो। डिफॉल्टिंग कॉस्ट, मान लो किसी डेटर ने आपको पैसा नहीं चुकाया, तो या तो आपका वो बैड डेट हो जाएगा, और उस बैड डेट को आपको वापस वसूल करना है, तो वसूल करने के लिए आपको किसी लॉयर का या लीगल पर्सन का भी एक्सपेंडिचर करना पड़ सकता है। ये सब डिफॉल्टिंग कॉस्ट में आएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जितना ज्यादा आप डेटर को रहने दोगे आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में, उतना ही ज्यादा आपका पैसा उसमें फंसा रहेगा, और जितना पैसा फंसा रहेगा उतना ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीटर आगे 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 दौड़ता रहेगा। तो ऐसे रिसीवेबल का कंट्रोल करने के लिए आपको ये चार कॉस्ट को भी सोचना पड़ेगा। ये कॉस्ट अगर आउट ऑफ कंट्रोल चली गई, सो इट विल ओवरऑल डिक्रीज योर प्रॉफिट। ये कॉस्ट में अगर आपका ज्यादा खर्चा हो जाए तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट या आपका नेट प्रॉफिट तो इसी में कहीं ना कहीं चला जाएगा। सो ध्यान रखना है कि कंट्रोल कॉस्ट जो है रिसीवेबल की, जो कंट्रोल कॉस्ट है वो एक लिमिट के अंदर अगर है तो ही हमें रिसीवेबल को बढ़ने देना चाहिए। तो ये थे बच्चों डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ डेटर्स। सच कहूं तो थियरी में इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना ही है, राइट। एग्जाम में अगर आती है थियरी तो आपको ये तीन मेन पॉइंट याद रखने हैं, और फिर उसके अंदर जैसे कि मैंने कहा वैसे आपको पॉइंट वाइज बना के लिखना है, सो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब थोड़ा हम प्रैक्टिकल चलते हैं। मैं बात करने वाला हूं इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पीरियड के बारे में। उसके लिए पहले मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मेट दिखाना चाहता हूं। इस फॉर्मेट का हम हमेशा इस्तेमाल करेंगे जब हम करेंगे क्रेडिट पॉलिसी का इवैल्यूएशन। सो वी आर गोइंग टू डू
इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी। अब ये इवैल्यूएशन हमें करना हो तो हमें इतनी चीज़ों का ध्यान रखना है, किस तरीके से टेबल बनाना है वो देखना है। टू बी वेरी ऑनेस्ट ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। सो देखिए टेबल डिज़ाइन कैसे हुआ है। सपोज मैंने ऐसा माना है कि हमारे पास एक प्रेजेंट पॉलिसी थी, एक एग्जिस्टिंग पॉलिसी और एक प्रपोज्ड पॉलिसी थी, राइट। एक प्रेजेंट पॉलिसी थी, एक प्रपोज्ड पॉलिसी थी। अब हमें ये सोचना था कि क्या हम प्रेजेंट पॉलिसी में से प्रपोज्ड पॉलिसी में जा सकते हैं क्या हम प्रेजेंट पॉलिसी में से प्रपोज्ड पॉलिसी में जा सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा नेट बेनिफिट ऑफ प्रेजेंट पॉलिसी एंड फाइंड आउट करना पड़ेगा नेट बेनिफिट ऑफ प्रपोज्ड पॉलिसी। अब देखो वो कैसे फाइंड आउट होगा। सबसे पहले आप क्रेडिट वाला सेल्स लिखेंगे, उस सेल्स में से दो प्रकार की कॉस्ट माइनस करेंगे। यू नो इट जनरली दो तरह की आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, एक है वेरिएबल कॉस्ट एंड दूसरा है फिक्स्ड कॉस्ट। तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे पहले आप, फिर एक माइनस करेंगे बैड डेट, राइट। अगर क्रेडिट सेल्स किया है तो हो सकता है किसी तरह का कोई मिनिमम बैड डेट हो रहा हो तो बैड डेट माइनस करेंगे, अगर कोई कैश डिस्काउंट है तो वो माइनस करेंगे। ये सब करने के बाद आपको जो मिल जाएगा वो होगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है बच्चों, और कुछ नहीं है। ये वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जैसी हो गई, या इसमें प्रॉफिट एंड लॉस की भी कोई कॉस्ट आपको लेनी है तो आप ले सकते हो। फिर दो चीज़ों को मैंने खास अलग रखा है जो आपको भी कंपल्सरीली अलग ही रखना है, वो है एक बैड डेट एंड दूसरा है कैश डिस्काउंट। इन दोनों को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स, राइट। तो यहां तक जो बनाया था बच्चों वो आपका एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा ही था। भाई प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, उसमें से क्या माइनस करोगे, अगर टैक्स का परसेंटेज दिया है तो टैक्स माइनस करोगे, आपको मिल जाएगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहां तक आप पहुंच गए, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया। नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। हमें ये जो प्रॉफिट अर्न करने का मौका मिला है, ये जो भी मान लो हमारा प्रॉफिट का फिगर आया, ये जो प्रॉफिट हमें अर्न करने का मौका मिला है ये तभी मिला है जब हमने क्रेडिट सेल्स होने दिया है। और क्रेडिट सेल्स अगर हुआ है तो हमारा पैसा कुछ दिन कुछ महीनों के लिए डेटर के अंदर स्टक हो गया है, डेटर के अंदर फंस चुका है। तो उसकी वजह से उस फंसे हुए पैसे के ऊपर जो इंटरेस्ट का हमें कॉस्ट हुआ है, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुआ है, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हमें प्रॉफिट से माइनस करना पड़ेगा, तब जाके जो हमें मिलेगा वो नेट बेनिफिट मिलेगा। ये नेट बेनिफिट आप प्रेजेंट पॉलिसी में भी गिनेंगे, वही नेट बेनिफिट आप प्रपोज पॉलिसी में भी गिनेंगे। फिर दोनों में नेट बेनिफिट को कंपेयर करेंगे, जिसमें आपका नेट बेनिफिट ज्यादा आया उस पॉलिसी को आप एक्सेप्ट करेंगे। सो ये है ना आपका एक मेथड हुआ। देयर इज अनदर मेथड गिवन इन दी ICAI स्टडी मटेरियल, जो कि है आपका इंक्रीमेंटल मेथड। कौन सा मेथड है बच्चों, इंक्रीमेंटल मेथड। लेकिन वो इंक्रीमेंटल मेथड मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट कहूं तो सीखने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप ये एक ही मेथड को सिंपली फॉलो करोगे तो भी हर तरह के आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। सो आई एम श्योर आप बात को समझ रहे हो कि मैं यहां पे क्या कहना चाहता हूं। सो दिस इज द एंटायर फॉर्मेट जो आपको इवेल्युएशन के वक्त फॉलो करना है बच्चों। आई होप आप ये समझे होंगे। चलिए अब ये टेबल के बाद एक ऐसे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं जिसमें मैं सच में इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी करने वाला हूं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है जिसमें एक्चुअली आपको पूछा है इवैल्यूएशन ऑफ न्यू सेल्स ऑफर। क्वेश्चन में रीड आउट करता हूं, अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस का भी बच्चों इस्तेमाल करोगे सो आई एम डैम श्योर ये आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। थोड़ी सी कॉमन सेंस का भी अगर इस्तेमाल करोगे तो ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। ध्यान देते बच्चों यहां पे, अ न्यू कस्टमर विथ 10% रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट डिजायर्स टू एस्टैब्लिश बिजनेस कनेक्शंस विथ यू। ओके, 10% रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट यानी कि बैड डेट, he would require 1.5 month of credit and is likely to increase your sales by 1,20,000 per annum. Cost of sales amounted to 85% of sales. Cost of sales amounted to 85% of sales. The tax rate is 30%. Should you accept the offer if the, this is very important, if the required rate of return is 40%.
आफ्टर टैक्स। बच्चों हम जो भी नया सेल्स करते हैं उससे हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 40% होना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पे नए कस्टमर को लेके आता हूँ तो देखते हैं कि उससे हमें क्या प्रॉफिट होता है। तो पहले तो मुझे सिंपली एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाना पड़ेगा, अकाउंट की जगह स्टेटमेंट बनाऊंगा। तो देखिए सेल्स जो होने वाला है न्यू कस्टमर की वजह से वो मुझे हो जाएगा 1,20,000, इतना मेरा सेल्स इंक्रीज हो जाएगा, राइट। फाइन, इसमें से मुझे सेल्स की कॉस्ट माइनस करनी पड़ेगी जो कि मुझे 85% ऑफ सेल्स दी है। सो 1,20,000 का जो सेल्स है इसको मुझे 85% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मुझे कॉस्ट का फिगर मिलेगा 1,20,000 इंटू 85%, यानी कि 1,02,000 का हमारा कॉस्ट का फिगर आएगा। सो इससे हमें जो मिलेगा वो मैं एक तरीके से इसमें चलो बैड डेट भी एक बार माइनस कर ही देता हूँ। कॉस्ट के बाद जो एक बैड डेट होने के चांसेस थे ये 10% रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट है। सो 1,20,000 का जो सेल्स है उसका 10% अगर मैं गिनूं तो बच्चों 12,000 का तो यहां से मुझे क्या हो सकता है, बैड डेट हो सकता है। अब जो मुझे मिलेगा उसे मैं कहूंगा सपोज प्रॉफिट बिफोर टैक्स या अर्निंग्स बिफोर टैक्स। 1,20,000 minus 1,02,000 minus 12,000, so my profit before tax figure would be 6,000। आई एम श्योर आप ये स्टेटमेंट एकदम आराम से समझ सकते हो। इसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा टैक्स का फिगर। टैक्स इज गिवन एट द रेट ऑफ 30%, राइट। सो 6,000 इंटू 30% गिव्स मी टैक्स ऑफ 1,800। इससे मुझे मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो फिगर आएगा दैट वुड बी 4,200। तो देखिए एक अकाउंटिंग तरीके से सोचा जाए तो ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाती है कि अगर आप इस नई सेल्स ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपका नेट प्रॉफिट 4,200 रुपये होगा। लेकिन भूलिएगा मत, इसके सामने हमें एक चीज माइनस भी करनी पड़ेगी, वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आई होप आप ये आगे का फॉर्मेट जो था उसे याद रख के लिख पाओगे। कैसे गिने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें 40% का हमें रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। पहले ये बताओ कि हमारा इन्वेस्टमेंट जो हुआ डेटर के अंदर वो कितना हुआ। तो मैं यहां पे इसकी वर्किंग करता हूं, कंप्यूटेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बच्चों ध्यान देना, राइट। हमारा जो इन्वेस्टमेंट इन डेटर हुआ है, इन्वेस्टमेंट इन डेटर जो हुआ है वो उसके कॉस्ट का इन्वेस्टमेंट हुआ है, क्योंकि हमने तो गुड्स बेचा था, वो कॉस्ट का इन्वेस्टमेंट था हमारा। फिर उसके ऊपर प्रॉफिट को ऐड करके हमने गुड्स को बेचा था। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट इन डेटर हुआ है ना बच्चों, वो 1,20,000 का जो सेल्स था इंटू 85% जितना हमने इन्वेस्ट किया था, मतलब कि 1,02,000। एक्चुअली मैंने यहाँ पे ये गिनाई है, 1,02,000 का हमारा इन्वेस्टमेंट डेटर में फंसा हुआ है। अब इसके ऊपर मुझे 40% गिनना है, बट वो 40% तो पर एनम है ना बच्चों। हमें तो पैसा सिर्फ 1.5 मंथ तक ही फंसा रहने वाला है। तो मुझे अब ध्यान देना, इस 1,02,000 रुपीज जो कॉस्ट का फिगर हमारा डेटर में स्टक है, हमेशा ध्यान रखिए डेटर में जो कॉस्ट का फिगर फंसता है उसी के ऊपर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गिनी जाती है, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो तो हमने कॉस्ट के ऊपर एक्स्ट्रा ऐड किया होगा। सो ये 1,02,000 के ऊपर हमारा 40% रेट ऑफ रिटर्न मिलना चाहिए, बट ये 40% पर एनम का है। मुझे सिर्फ 1.5 मंथ का ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारा पैसा स्टक होता है 1.5 मंथ के लिए ही। तो देखते हैं ये आंसर क्या आता है। 1,02,000 इंटू 40% डिवाइड बाई 12 इंटू 1.5, 5,100 का हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आता है। यानी ये एडवेंचर मैं करूं, ये नए कस्टमर को मैं सेल्स करूं, उससे होने वाली मेरी जो मिनिमम इनकम है, लिसन टू मी केयरफुली, उससे होने वाली जो मेरी मिनिमम इनकम है वो 5,100 तो होनी ही चाहिए। अगर मैं उसी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को 5,100 यहां से माइनस कर दूं तो बच्चों आपको पता चलेगा कि नेट जो हमें मिल रहा है वो एक्चुअली नेट बेनिफिट की जगह पे नेट लॉस आ रहा है। नेट लॉस हमें यहाँ पे 900 रुपीज का लॉस हो रहा है।
यानी मुझे इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो मैं लिखूंगा द कंपनी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत ही इजी ये सवाल था। द कंपनी शुड नॉट, राइट, द कंपनी शुड नॉट एक्सेप्ट द ऑफर, द कंपनी शुड नॉट एक्सेप्ट द ऑफर। आप पूरा डिटेल में भी लिख सकते हैं, सिंस द कंपनी इज इनकरिंग द लॉस हियर द कंपनी शुड नॉट एक्सेप्ट द ऑफर, ऐसा भी आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो बच्चों मजे की बात क्या है, समझना क्या है इसमें, समझना ये है कि जो आप सेल्स करके कमा रहे हो 4200, उसी सेल्स के जो पीछे की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी हो रही है, अपॉर्चुनिटी लॉस आपको हो रहा है, वो 5100 का हो रहा है। तो एक आम आदमी जब बुक्स ऑफ अकाउंट देखता है तो उसे लगता है कि 4200 का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि ये हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट है, ये हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट है, राइट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कभी हम अकाउंट में नहीं लिखते। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो हम लिखते हैं दैट इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग, राइट। एक बार डिसीजन लेने के लिए हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को लिखते हैं, अकाउंट में उसे कभी नहीं लिखा जाता। तो एक आम आदमी के लिए, एक आम अकाउंटेंट के लिए इस न्यू सेल्स ऑफर में फायदा है, क्योंकि उनको 4200 का प्रॉफिट दिख रहा है। लेकिन इस प्रॉफिट को पाने के लिए, वो कहते हैं ना बच्चों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये 4200 पाने के लिए आपको खोना पड़ा कितना, 5100 को खोना पड़ा। तो आपको नेट देखा जाए तो 900 रुपए का नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है, और इसलिए ये पूरा सौदा आपके लिए लॉस का सौदा है, ये सेल्स आपको रिजेक्ट ही कर देना चाहिए। तो ये था बच्चों आपका पहला क्वेश्चन। आई एम श्योर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाया वो आपको डिटेल में समझ में आया होगा। एंड मोस्ट आईएमपी जो मैंने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की पहली वर्किंग की, ये भी आपको समझ में आई होगी। ध्यान रखना, जनरली जो आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो परसेंटेज दिया होगा वो पर एनम दिया होगा, तो आपको डायरेक्ट उसको पर एनम कभी नहीं गिनना। आपको हमेशा जितने टाइम तक आपका पैसा फंसा रहता है उतने टाइम का ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गिनना पड़ेगा। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस चैप्टर।